हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इस सेशन में लेकर चलते हैं, लेकिन बस कमी है तो आपके सहयोग की। मुझे और कुछ नहीं, 2022 में केवल आपकी सफलता देखनी है। इसके अलावा और कुछ जो है वो टीचर की डिमांड नहीं रहती है। तो वादा कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग इस वर्ष के अंतिम महीने मतलब दिसंबर चल रहा है तो 2022 के अंदर सफलता का वो परचम जो है वो जरूर लहराएंगे। इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में ही क्विज भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा बेहतरीन निर्णय लिया गया है और उसमें कहा गया है कि जल्दी जो है वो अब 18 से 21 वर्ष जो लड़कियां हैं इनकी उम्र कर दी जाएगी। अब इसमें क्या प्रॉज एंड कॉज है वो हम लोग को देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये देखिए, क्या पूरे भारत में सभी जो लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र एक ही है? देखिए, भारत के अंदर आपको पता है कि काफी ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको काफी देखने को मिलता है। यदि हम लोग हिंदू धर्म में बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर शादी की जो उम्र है वो अब से 21 वर्ष रहने वाली है। तो लड़का और लड़की की उम्र दोनों की 21 वर्ष रहेगी। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम रिलीजन के अंदर वहां पर कोई एज फैक्टर जो है वो नहीं है। वहां पर बस ये है कि जब कोई लड़की वयस्क हो जाती है तो उस समय उसकी शादी कर देनी चाहिए, है ना। तो केवल मुस्लिम लॉज जो है वो वहां पर लागू होते हैं। यदि पूरे भारत के अंदर एक ही सारे के सारे लॉज जो है वो एक जैसे चले तो हमारा जो डीपीएसपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल नंबर 44 है, कॉमन सिविल कोड। उसमें कहा गया है कि पूरे भारत वर्ष के अंदर जो भी शादी की, जो भी गोद लेने की जो प्रथाएं हैं वो सभी समान होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए अब क्या किया गया है कि 18 से उम्र बढ़ाकर अब कर दी गई है 21 वर्ष। लेकिन याद रखना, केवल ये हिंदू धर्म के लिए ही लागू होगा। अच्छा, किसी भी शादी को हम लोग कब मानते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक की आयु में हुई है और इसकी 18 से कम में हुई है? जब भी कोई शादी होती है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनाने की जरूरत पड़ती है, तभी वो शादी लीगल मानी जाती है। और जब उस शादी को रजिस्टर करवाया जाता है तो उस समय वो एज फैक्टर सामने निकल के आता है कि वाकई में उसकी एज जो है वो 18 और 21 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई है। आपको याद होगा शारदा एक्ट 1929, उस समय जो एज फैक्टर डिसाइड किया गया था वो लड़के के लिए 18 वर्ष, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 15 वर्ष जो है वो डिसाइड किया गया था। लेकिन बाद में फिर इसे चेंज किया गया। हम लोग बात करें यूरोपियन कंट्री यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, वहां पर जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष है, लेकिन चाइना के अंदर 20 ईयर जो है वो एज है। जानते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग को देखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए कि यहां पर जो है वो हम लोग कुछ टास्क फोर्स की हम लोग बात करेंगे। तो आज से लगभग 3 साल पहले जया जेटली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और नीति आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि ये कमेटी जो है वो डिसाइड करके ये बताए कि भारत के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कैसे जो है वो कम किया जा सकता है और इंप्रूव कैसे किया जाए न्यूट्रिशन लेवल्स के अंदर। क्योंकि जब एक हम लोग कहते हैं कि नाबालिग जो लड़की है जब वो मां बनती है तो प्रॉब्लम न्यूट्रिशन की तो रहती है। जब उसकी बॉडी के अंदर खुद के पास ही न्यूट्रिशन नहीं है तो वो नवजात शिशु को क्या न्यूट्रिशन दे पाएगी, और इससे जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो जया जेटली कमेटी जो है ये आप लोग को ध्यान रखनी है, जो कि नीति आयोग के द्वारा यहां पर बनाई गई थी। ठीक है, तो अब करंट में एज क्या है? करंट में एज जो है वो तो 18 वर्ष है, लेकिन अब जो है इसको 21 वर्ष करने के लिए रिसेंटली जो है वो एक विधेयक जो है वो पारित किया गया है, प्रपोजल जो है उसको क्लियर किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट इज आल्सो लुकिंग टू इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। यहां पर ईयर आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसका 2006
ये जो अधिनियम है इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। और हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर भी क्या किए जाएंगे, अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। तो ये दोनों ईयर्स आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं वो चाइना के अंदर हैं, लगभग 42 के आसपास। भारत में लगभग कितनी हैं, 6 के आसपास जो है वो भारत के अंदर ये यूनेस्को साइट्स हैं। लेकिन किस कैटेगरी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर। यहां पर दो वर्ड्स हैं, एक तो है इनटेंजिबल और एक होता है टेंजिबल। तो इनटेंजिबल का मीन्स है कि जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, फिजिकली जो अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसे इनटेंजिबल की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है यूनेस्को के द्वारा। और टेंजिबल के अंदर जैसे कोई प्रोडक्ट जो है उसको रखा जाता है। तो यहां पर जैसे हम लोग बात करें कुंभ के मेले की, तो कुंभ के मेले को हम लोग इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर रखेंगे। तो देयर आर नाउ 14 थिंग्स फ्रॉम कंट्री ऑन यूनेस्को फेम्ड लिस्ट। टोटल जो है वो 14 इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं यूनेस्को की लिस्ट में। लेकिन इनटेंजिबल की लिस्ट जो है उसमें आप लोग को जरूर ध्यान में रखना है। तो दुर्गा पूजा जो है, जो कि कोलकाता के अंदर काफी फेमस है, उसको इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं विजय दिवस की। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को भगाया गया था बांग्लादेश से और बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था। इसलिए बांग्लादेश के जो मुक्तिदाता हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। तो 1971 से लगाकर अब 2021 में पूरे 50 साल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह 14 से लेकर 16 दिसंबर के बीच बांग्लादेश के दौरे पे हैं। इसके साथ में ही 25 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो भी कहां पहुंचे थे, बांग्लादेश पहुंचे थे। और कई वहां पे एमओयूज जो थे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो साइन किए गए थे। तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो पर्व है जिसको विजय दिवस के रूप में माना जाता है, ये 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अराउंड 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स had surrendered before the joint force of the Indian Army and the मुक्ति वाहिनी, है ना। तो ये जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 50 वर्ष इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 17 दिसंबर के डेली करंट अफेयर को। रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है मिथिला मखाना को। मखाना आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग ड्राई फ्रूट के अंदर काउंट करते हैं। तो बिहार के अंदर स्थित है मिथिला, और बिहार का ही ये मिथिला मखाना जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि उस ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं। और यदि किसी दूसरे स्टेट या फिर किसी और स्थान पर उसको जीआई टैग के नाम पर बेचा जाता है तो इसे जो है वो इलीगल करार दिया जाता है ना। तो ये मखाना जो है वो कहाँ का है, बिहार का है। यहां पर नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो है बिहार मखाना और उसी को ही मिथिला मखाना जो है वो भी कहा जाता है। तो 11 सितंबर 2020 को बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डीन एग्रीकल्चर आर सिंह जो हैं इनके द्वारा एक लेटर जो है वो सेंड किया गया था, और जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ तो अब इसको अनाउंस जो है वो कर दिया गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया है कि किसी भी भौगोलिक उस स्पेसिफिक किसी विशेष स्थान पर जो प्रोडक्ट है वो काफी फेमस रहता है और उसको जीआई टैग देना जरूरी है। बिहार के मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है, मगही पान है, सिलाव खाजा है और शाही लीची जो है इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड ऑफ द ईयर, जो कि डिक्शनरी.com के द्वारा अनाउंस किया गया है, और वो कौन सा है, अलाइशिप। बेसिकली ये वर्ड जो है वो पॉलिटिकल व्यूज के अंदर काफी काम में लिया जाता है, काफी सर्च किया गया है इसको नेट पर। और जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी वर्ड ऑफ द ईयर जो है उसको अनाउंस करती है। तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अलाइशिप जो है वो एज ए पॉलिटिकल व्यूज के अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो अलाइशिप को डिक्शनरी.com के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। अब यहां पर देखिए कि पहली बार 1800 के दशक के अंदर जो इस वर्ड को काफी काम में लिया गया था, और
आप लोगों ने कई और वर्ड देखे होंगे, जैसे परसिवरेंस देखा होगा। तो परसिवरेंस जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया था। जैसे हम लोग वैक्स की बात करें तो 2021 के अंदर इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड ऑफ द वर्ड जो है वो चुना गया था। फिर आत्मनिर्भर 2020 के लिए हिंदी भाषा का जो शब्द है 2020 के लिए वो आत्मनिर्भर को चुना गया था। ये भी ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग ही चुना गया था, है ना। तो ये वर्ड जो है इनको मैच करने के लिए क्वेश्चन जरूर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग कि वैक्सीन जो वर्ड है इसको किसके द्वारा इलेक्ट किया गया था, चुना गया था वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूल की। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम लोग यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जो अदर फ्यूल है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये क्या है कि एक सीमित मात्रा के अंदर है। लेकिन यदि मान लीजिए कि हम लोग H2O मतलब जल से, पानी से हाइड्रोजन को अलग करके उसे एज अ फ्यूल काम में लें तो वो कैसा रहेगा। तो रिसेंटली एनटीपीसी के द्वारा एक माइक्रो ग्रिड परियोजना जो है वो शुरू की गई है। एनटीपीसी का ये टारगेट है कि 2032 तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको ट्रिपल कर देना है, मतलब इसका प्रोडक्शन जो है इसको ट्रिपल कर देना है, 3 गुना कर देना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना जो है वो एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है और आंध्र प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। पानी जो होता है उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और उसको सिलेंडर्स के अंदर फिल करके एज ए फ्यूल काम में लिया जा सकता है। आप लोगों को यदि कोई ऐसा इंजन जो है वो याद है जिसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस इंजन का नाम जो है वो बताइए, उसको कहते क्या है। तो आंध्र प्रदेश के सीमाद्री में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। एनटीपीसी की यदि हम लोग बात करें तो एस्टेब्लिश किया गया था 7 नवंबर 1975 को। ईयर आप लोग ध्यान रखिए, इसी ईयर के अंदर 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट था इसको लॉन्च किया गया था। और जब भारत ने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया था तो उसमें भारत की जो रैंक थी वो 7th थी, यानी कि पूरे विश्व में खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने में भारत की जो उस समय रैंक थी वो 7th थी। हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। एमडी और सीईओ है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट देखिए, लौह पुरुष यानी कि बात की जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनकी हाल ही में 71 जो है वो पुण्यतिथि मनाई गई है। जन्म इनका कब हुआ था? जन्म जो हुआ था वो 31 दिसंबर 1875 को हुआ था अहमदाबाद खेड़ा के अंदर। और इनकी जो मृत्यु है वो 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। तो इनका सफर जो है वो 1875 को शुरू हुआ, 1950 को इनका सफर का अंत हुआ। हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई। लेकिन ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर थे। इनके जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था वीपी मेनन। वीपी मेनन, ठीक है। और वीपी मेनन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट वीपी मेनन की बुक थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की जो रियासतें थी 562, उन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो थी वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा फेस की गई थी। यहां तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हरि सिंह को सीधी चुनौती दे दी थी कि यदि आप भारत में मिलना चाहते हैं तो विलय पत्र, एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन पे साइन कीजिए, और यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो फ्री रहिए, लेकिन पाकिस्तान में आपको जाना ही नहीं देंगे। ये खड़ी चुनौती जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरि सिंह को दे दी थी। और फिर राजा हरि सिंह का तो क्या था, माथे पे पसीना आया, बोला क्या करें, पाकिस्तानी जो सेना है वो जम्मू कश्मीर में घुस आई है, तो मैं जो है वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर देता हूं। और ये हस्ताक्षर करते ही, साइन करते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को भेज दिया, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसी दौरान एक हम लोग कह सकते हैं कि उसको आप गलती भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग उसको नाम दे सकते हैं, कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूएन में चले गए और जहां पर पाकिस्तानी फिदाइन रुक गए थे उसी लाइन के ऊपर आज जो है वो क्या है, वो है एलओसी, है ना। तो उसके जो लेफ्ट वाला है ना, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो पीओके वाले क्षेत्र कहलाता है एलओसी के। तो समझ गए होंगे आप लोग पूरी कहानी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो 1875 में आप लोग देख सकते हैं 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन हम लोग एकीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटीग्रेशन डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट
करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है, इसके अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज हैं, इनकी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कोविड 19 के समय रोजगार की बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन लोगों के अंदर स्किल्स को जनरेट करके सबसे ज्यादा रोजगार जो था वो महाराष्ट्र ने प्रोवाइड कराया था। इसके बाद में दो स्टेट्स हैं, एक तो है इसमें कौन सा? गुजरात है, और उसके बाद कर्नाटक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर कर्नाटक जो है इसका स्थान आता है। तो टॉप 3 जो स्टेट्स हैं वो आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। रिसेंटली भ्रष्टाचार, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट लगाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके लिए? कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। अच्छा, कंप्लेंट तो पहले भी रजिस्टर होती थी, लेकिन लोकपाल के थ्रू अगर कंप्लेंट रजिस्टर की जाती थी इससे पहले, या तो आप लेटर लिखो या फिर ऑन पेपर जो है उस शिकायत को दर्ज करो। ऑनलाइन के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म जो था वो नहीं था। तो यहां पर पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत के पहले लोकपाल हैं, इनके द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को उद्घाटन इनॉग्रेट किया गया है। नाम क्या है? नाम आप लोग को याद रखने की जरूरत है लोकपाल ऑनलाइन जो है वो इस प्लेटफॉर्म का नाम है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। पिनाकी चंद्र घोष जो है, पीसी घोष, वो भारत के पहले लोकपाल भी थे। तो पहले डाक ईमेल करो आप, या फिर डॉक्यूमेंट्स पे यानी कि ऑन पेपर लिखकर फिर उसकी डिलीवरी करो। तो अब जो है पहली बार ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं हम लोग कि एक भारतीय को बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी गई है, और उनका नाम है गौतम राघवन। यूएस व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस जो है, इस पर्सनल ऑफिस के अंदर गौतम राघवन को जो कार्मिक मंत्रालय है, यानी कि कार्मिक जो ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस है, वहां पर अपॉइंटमेंट्स के लिए इनको एज ए चीफ, एज ए हेड जो है वो अपॉइंट किया है। अच्छा, इनसे पहले कैथरीन रसल जो थी वो इस पद पे थी, लेकिन उनको क्या बना दिया गया है? यूनिसेफ जो है इसका हेड बना दिया गया है। तो उनको प्रमोट किया, और उनकी जगह पे भारतीय जो है वो आकर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। तो भारतीयों ने पूरे विश्व में अपना परचम जो है वो लहराया है ना? तो क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या कनाडा, क्या जर्मनी, तो सब जगह जो है वो इंडियंस अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि व्हाइट हाउस जो है, यानी कि जो बाइडेन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ, मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा बेस्ट मेल प्लेयर जो है 2021 के लिए वो किसको चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा जो है इनको चुना गया है मेल कैटेगरी के अंदर। जबकि फीमेल कैटेगरी के अंदर मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 केजी के अंदर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था, उनको चुना गया है किसमें? फीमेल कैटेगरी के अंदर। और जो इंडियन हॉकी टीम को एज ए टीम जो है उसके अंदर चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की टीम में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो किया था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 87.5 मीटर का थ्रो इनके द्वारा किया गया था। हरियाणा से इनका संबंध है। तो नीरज चोपड़ा को किसके लिए? मेल कैटेगरी में, और मीराबाई चानू जो है इनको फीमेल कैटेगरी के अंदर चुना गया है। और पुरुष हॉकी टीम जो है इनको क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया है, और इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया था। चलिए, इतिहास में पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? कोरोना समझिए सबसे पहले कि कोरोना क्या चीज है। कोरोना है कि सन जो है इसके सरफेस का टेम्परेचर, एक चमकती हुई सतह जो है वो दिखाई देती है, उसे कोरोना कहा जाता है। और बेसिकली क्राउन के नाम पर कोविड का नाम रखा गया था, कोविड वायरस का नाम क्राउन के नाम पर रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना से भी वो इंस्पायर्ड था। तो रिसेंटली नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसके द्वारा सन के उस एनवायरनमेंट के अंदर एंट्री ली गई, और कोरोना का टेम्परेचर, बेसिकली पूरे इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो भी मेजर किया गया, पार्कर सोलर प्रोब। अच्छा, नासा का एक मिशन और है जिसका नाम है सनराइज मिशन, वो भी सूर्य के लिए ही मिशन है। नासा का आर्टेमिस मिशन जो है वो मिशन है कि 2024 तक मून की, चंद्रमा की सतह पर एक महिला जो है उसको पहुंचाना है। ये आर्टेमिस मिशन आप लोग को ध्यान रखना है। तो नासा का स्पेसक्राफ्ट द पार्कर सोलर प्रोब जो है इसने टच किया है सन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इसको टच किया गया है। काफी हाई टेम्परेचर है भाई, इतना आसान नहीं है। ठीक है,
तो ये मान के चलना कि इसरो जो है वो भी अब ऐसा ही कुछ करने वाली है, लेकिन सब्र रखिए, इसरो ने बहुत सारे झंडे गाड़े हैं और आगे जो है वो अब सन से ही लड़ाई करने वाली है, क्योंकि आपको पता है आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 वो इसरो का सूर्य के लिए मिशन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को के द्वारा रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कल्चरल ट्रेजर्स के लिए चुना गया है अफ्रीका के एक म्यूजिक और डांस को। क्या नाम है? कॉन्गोलेस रंबा, है ना। कॉन्गोलेस, ये कॉन्गो क्या चीज होती है? तबला देखा है आप लोगों ने? तबला, तो तबले को जब ये बजाते हैं, बेसिकली तबला नहीं होता है, इसका जो डायमीटर है, लेंथ है, वो काफी ज्यादा रहती है तबले से, तो इसको कॉन्गो कहा जाता है। लेकिन बिना कॉन्गो की जो है वो कैसे उस डांस को परफॉर्म किया जाता है रंबा को, और इसी के लिए यूनेस्को ने इस लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया है। चलिए 16 दिसंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। 70वीं मिस यूनिवर्स जो है वो हरनाज कौर संधू बनी है। कौन सा देश दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार को बनाने वाला है? तो वो है यूएई, और दुबई सिटी के अंदर इसको क्या किया गया है? पेपरलेस गवर्नमेंट को रन किया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? 56 है। फाइड विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। पारंपरिक भैंसों की यानी कंबाला पर्व जो है वो कहाँ का है? वो है कर्नाटका का। 13 दिसंबर 2021 को कहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो वाराणसी यूपी के अंदर। अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 की शुरुआत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा की गई है। मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह है गोवा के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस राज्य में चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर नाम की तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो वो है सिक्किम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको बढ़ा दिया है मार्च 2024 तक। कलिंग साहित्य पुरस्कार जीता किसके द्वारा गया है? वो है दिव्या दत्ता के द्वारा। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो किसके द्वारा जीती गई है? तो वो जीती गई है मणिपुर के द्वारा। रिसेंटली एम वेंकैया नायडू के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो हैदराबाद के अंदर किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है किसको? परसिवरेंस को। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2021 में गूगल पर भारतीयों के द्वारा सबसे अधिक खोजा जाने वाला समाचार कार्यक्रम जो है वो कौन सा है? वो है टोक्यो ओलंपिक्स। ये कल का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि एक किताब जो है, बुक, देखिए आपके कमेंट काफी कम आए थे, यानी कि मतलब इसका है कि आप लोगों को बुक का नाम ही नहीं पता था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। अयाज मैनन के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। कमेंट में नहीं आए तो मैं समझ रहा था कि आप लोगों को इस बुक का नाम ही याद नहीं है। ठीक है, तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, अयाज मैनन। आज इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को करना है, नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को आंसर आता ही नहीं है। तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जो शिप है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग सेशन को अटेंड करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को, है ना? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और इसके साथ में क्विज जो है इसको भी अटेम्प्ट करना है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।